हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट एग्जाम बाय अमरीश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। आइए हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत अब नए टॉपिक पर्वत निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात पर्वतों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिससे कि इससे पहले कि हम लोग वीडियो में विभिन्न प्रकार का पर्वत पठार मैदान अर्थात जो उच्चावच का द्वितीय श्रेणी होता है पर्वत पठार मैदान, तो हम लोगों ने मैदान और पठार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम सभी लोग अब मैदान पर्वत के बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ, आपने नाम सही सुना, पर्वत। बड़े आश्चर्य की बात यह होती है कि जो धरातल है हमारा समतल नहीं है। समतल न होने के कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं उसे महाद्वीप एवं महासागर कहते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत होता है, पठार होता है और मैदान होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पर्वत के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि ये धरातल कहीं ऊपर उठ जाता है, कहीं नीचे दब जाता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। जी हाँ, तो जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है उसी को हम लोग पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ये जो पर्वतों का निर्माण होता है कैसे होता है। ठीक है ना, यहाँ हम लोग डिफिनेशन और इत्यादि के बारे में नहीं, लेकिन पर्वतों की उत्पत्ति, जी हाँ, पर्वतों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जी हाँ, जो पर्वतों की उत्पत्ति होती है उसमें एक शब्द प्लेट होता है। जी, ये जो हमारा धरातल है, इन धरातल के नीचे मतलब जो धरातल है, धरातल के नीचे प्लेट होती हैं। इस प्लेट पर ही हमारा यह स्थल टिका हुआ है। इन्हीं के गतिमान होने की स्थिति के कारण ही कुछ स्थलों को ऊपर उठा दिया जाता है और जो 2000 फीट से अधिक हो जाते हैं उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम सभी लोग पर्वत के बारे में जानते हैं। तो पहला जो पर्वतों का निर्माण होता है वह प्लेट विवर्तनिकी के कारण होता है। जी हाँ, किसके कारण होता है भाई? प्लेट टेक्टोनिक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, तो आइए हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के कारण पर्वत का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी। मोड़दार पर्वतों का निर्माण अभिसरण सीमा। जी हाँ, जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनका निर्माण अभिसरण के द्वारा अभिसरण सीमा के क्षेत्र में होता है। ये जो क्षेत्र होते हैं इनकी 3 स्थितियां होती हैं। अभिसरण जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। क्या क्या होता है भाई? महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, मतलब जल और स्थल के बीच, इधर जल होगा इधर स्थल, इन दोनों के बीच। अब इसमें से जल वाला सदैव घनत्व भार अधिक होने के कारण भारी होगा और यह स्थल के नीचे चला जाएगा। इसके बीच में अभिसरण होगा तो एक भाग उठ जाएगा। उठ जाने के कारण ही क्या बनेगा भाई? पर्वत बनेगा। दूसरी बात, महाद्वीप और महाद्वीप, मतलब यह स्थल होगा और यह भी यह स्थल होगा। ठीक है, अब ये स्थल दोनों जब अभिसरण करेंगे तो अभिसरण के दौरान जो प्लेट हल्की होगी वह ऊपर चली आएंगी और जो भारी होगा वह नीचे चला जाएगा। इसके कारण भी पर्वत का निर्माण होता है। तीसरी बात यह है कि दोनों जल होंगे। ठीक है, दोनों जल होंगे और जल होने के कारण अब इसमें से जो हल्का होगा वह ऊपर हो जाएगा, जो भारी होगा वह नीचे होगा। अर्थात प्लेट विवर्तनिकी के कारण यही 3 कारण हैं। ठीक है, तो आइए इस कारण को हम लोग क्रम से थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए भाई, महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट मतलब जल और स्थल। ठीक है, जल और स्थल, इन दोनों में भारी कौन होगा? जल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। जब महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट के मध्य अभिसरण होता है तो महासागरीय प्लेट
अधिक घनत्व की भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर प्रत्यावर्तित हो जाती हैं। वहाँ एक समुद्री गर्त का निर्माण होता है तथा महासागरीय प्लेट मेंटल में पहुंचने के बाद अधिक ताप तथा दाब के कारण एंडेसाइड में बदल जाती हैं। एंडेसाइड में बदल जाती हैं। एंडेसाइड अत्यधिक हल्का होता है, अतः ऊपर उठकर एक ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, जिससे महाद्वीपीय सतह पर एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अर्थात हम लोग यह जानेंगे कि इसके द्वारा क्या होता है भाई, ज्वालामुखी का निर्माण। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये महासागरीय प्लेट है, ठीक है, और इधर महाद्वीपीय प्लेट है। अब ये नीचे जाएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जितना यह नीचे जाएगा उतना यह ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। तो आइए हम लोग विश्व में देखते हैं कौन कौन सा है भाई। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, एटलस अफ्रीका पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में ये पर्वत श्रेणियां या श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है महाद्वीप एवं महाद्वीप, मतलब जो दो प्लेटें होंगी वह ये स्थल का ही होगा, यह स्थल होगा, ठीक है। अब इसमें इसके बारे में आइए हम लोग ध्यान देखते हैं। जब महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण या टकराव होता है तो दोनों प्लेटों में से जो भी प्लेट हल्की होती हैं अथवा छोटी होती हैं वह भारी एवं बड़ी प्लेट के ऊपर गतिमान हो जाती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच मलबों में टकराहट से वलन क्रिया होती है एवं मोड़दार या बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे भाई हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत और यूराल पर्वत, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि क्या ये जो वलित पर्वत होते हैं या मोड़दार पर्वत होते हैं ये महाद्वीपीय भागों में ही क्यों पाए जाते हैं, या वलित पर्वत में ज्वालामुखी क्रिया क्यों नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्वालामुखी क्रिया क्यों नहीं होती है कि ये दो महाद्वीपीय प्लेट हैं। जो भारी होगा वह नीचे की ओर जाएगा, जो हल्का होगा वह ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ये इतना अंदर नहीं जा पाता है कि ये भूगर्भ में नहीं जा पाता है। इसी कारण क्या होगा भाई, ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है, अर्थात इसमें भूकंप की क्रिया सर्वाधिक होती है। ज्वालामुखी तो नहीं होता है लेकिन भूकंप ज्यादा होता है। तो आइए इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं भाई। चूंकि इस अभिसरण में कोई भी प्लेट क्षेपित तो होकर मेंटल तक नहीं पहुंचती, जी हाँ, मेंटल तक नहीं पहुंचती, मतलब भूगर्भ में नहीं जाती, अतः यहाँ ज्वालामुखी क्रिया का पूर्ण अभाव होता है, अर्थात ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ठीक है। जब ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है तब क्या होगा, लेकिन परंतु इनके टकराने से भूकंप शक्तिशाली रूप में घटित हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रही हैं, इससे घर्षण की स्थिति विद्यमान रहती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं तटीय भागों में नहीं पाई जाती क्योंकि इनमें दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, ठीक है। अतः बनने वाले पर्वतीय श्रृंखला भी महाद्वीपीय प्लेटों के मिलान या टकराव बिंदु पर निर्मित होंगी, न कि तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब जल, देखिए जल और जल से, ये भी जल है, ठीक है, और यह भी जल है, ठीक है। जब महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनमें से जो भी प्लेट भारी व हल्की या बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, वह दूसरी प्लेट के नीचे आक्षेपित हो जाती हैं और मेंटल में बेनी ऑफ जोन में पहुंचकर पिघलने लगती हैं और बेसाल्ट एंडेसाइड में परिवर्तन हो जाएंगी। यह एंडेसाइड हल्का होने के कारण ऊपर उठेगा और ऊपरी महासागर प्लेट पर ऊपर की ओर दबाव डालेगा, जिससे महासागरीय परत दबाव बिंदु पर पानी से ऊपर उठकर
एक आइसलैंड या द्वीप का निर्माण करेगी। क्या करेगी भाई? एक द्वीप का निर्माण करेगी। यह द्वीप निर्माण चाप के आकार में होगा एवं आइसलैंड या जो द्वीप होगा वह आर्क का निर्माण होगा। ठीक है ना? चूंकि महासागरीय प्लेट भारी एवं सघन होती हैं, इसलिए एंडेसाइड प्लेट को आसानी से भेद नहीं पाता, अतः ज्वालामुखी क्रिया की संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे जापान द्वीप, इस क्रिया में, जी हाँ, जापान द्वीप देख रहे हैं ना, तो जो जापान द्वीप है वो क्या करता है, इस क्रिया में समुद्र के अंदर अधिक गहराई पर अत्यधिक गहरे गर्त पाए जाते हैं। इसके अगल बगल में क्या होगा? अत्यधिक गर्त भी पाया जाएगा। वहाँ ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती हैं। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता रहता है। ठीक है? जैसे दो जली हैं, ठीक है ना, एक जल वाला नीचे चला जाएगा, एक जल वाला ऊपर रहेगा। तो जो नीचे चला जाएगा वो भूगर्भ में हो जाएगा और उससे जो ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण होगा वह ज्वालामुखी द्वीप आइसलैंड का निर्माण होगा। ठीक है ना? किसका भाई? आइसलैंड का निर्माण, द्वीप का निर्माण होगा। जैसे जापान द्वीप हो गया। ठीक है ना? और इनके अगल बगल में गर्त भी पाया जाएगा सबसे गहरी खाई पाई जाएगी। ठीक है? तो ये 3 प्रकार के अभिसरण होते हैं जिसे हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम लोग, एक कोबर महोदय हैं जो भूसन्नति का सिद्धांत दिए हैं। किसका सिद्धांत दिए हैं भाई? भूसन्नति का सिद्धांत दिए हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो भूसन्नति क्या होता है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। जैसे नदी हो गया, इसके जो किनारे होगा इसी को सन्नति कहते हैं। ठीक है? इसमें अवशेष भाग आकर के मिलेंगे, यही दोनों सन्नति कहलाते हैं। ठीक है? तो आइए जानते हैं। यह सिद्धांत संकुचन क्रिया पर आधारित है। जी हाँ, संकुचन का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ टेम्परेचर में हो जाए और टेम्परेचर के बाद वह ठंडा हो तो सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ने के दौरान ही वह क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। यही होता है भूसन्नत या संकुचन। ठीक है? कोबर के अनुसार भूसन्नत के किनारे पर दृढ़ भूखंड, जिन्हें अग्रदेश कहा जाता है, होते हैं तथा संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज भूसंचलन के कारण दोनों अग्रदेश एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, जिससे भूसन्नति के मलबों पर मोड़ पड़ता है और पर्वतों की उत्पत्ति होती है। जब संपीड़न की शक्ति सामान्य होती है तो केवल किनारे वाले भाग पर ही वलन पड़ता है और बीच का भाग बिना मुड़े होने के कारण ऊपर उठ जाता है और यह एक पठार के रूप में उभरता है। जैसे हिमालय एवं तिब्बत के बीच तिब्बत का पठार, एल्बुर्स एवं जैग्रोस के बीच ईरान का पठार। ठीक है? जब संपीड़न का बल अधिक तीव्र होता है तो दोनों अग्रदेश, जी हाँ, दोनों अग्रदेश एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। फलस्वरूप मध्यपिंड का अभाव होता है और जटिल पर्वत माला का निर्माण होता है। ठीक है ना? ध्यान समझिएगा भाई। जैसे दो क्षेत्र हैं, मान लीजिए टेथी सागर है, ठीक है, जिसे हिमालय पर्वत की बात किया जाए, इधर अंगारा लैंड है और इधर गोंडवाना लैंड है। ठीक है? अब यहाँ से जो भी नदियाँ आती हैं इसमें आती हैं, ये भी नदियाँ आती हैं, तो इसके अवशेष भाग इसमें भर जाते हैं और ये दोनों क्या कहलाते हैं भाई? भूसन्नति कहलाते हैं। ठीक है? अब इसके आधार पर पर्वतों का निर्माण जो होता है, पहला मोड़दार को ही बलित पर्वत कहते हैं, अगला ब्लैक माउंटेन मतलब भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, एक बाद ज्वालामुखी पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत होता है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत क्या होता है। भूसन्नति की परत चट्टानों में पार्श्विक संपीड़न बल, जी हाँ, पार्श्विक संपीड़न बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत, अराकानयोमा पर्वत, सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, एल्बुर्ज पर्वत, जैग्रोस पर्वत, काराकोरम पर्वत, काकेकस पर्वत, आल्पस पर्वत,
बाल्कन पर्वत, पिरेनीज पर्वत, एटलस पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, अरावली आदि जो पर्वत भी हैं ये सब क्या पर्वत हैं भाई? वलित पर्वत हैं। ठीक है, वलित पर्वत किसके कारण बनते हैं? वलित पर्वत भूसंरचना की परतदार चट्टानों में पार्श्विक संपीड़न बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। मोड़दार पर्वतों का आकार चाप तुल्य होता है। कैसा होता है भाई? चाप तुल्य होता है। ठीक है, जब भी होता है ये चाप तुल्य होते हैं। ठीक है, जब भी होते हैं ये चाप तुल्य होते हैं। इनकी चट्टानों में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ ये छिछला है यहीं पर जीवों के क्या पाए जाएंगे? अवशेष पाए जाएंगे। ठीक है, ये मुख्यतः परतदार चट्टानों में निर्मित होते हैं। किस चट्टान में निर्मित होते हैं भाई? परतदार चट्टानों में निर्मित होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला देखते हैं। ब्लैक माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लैक पर्वत कहलाते हैं और बीच के धसे भाग को रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे भाई कोई समतल भाग है, अब ये नीचे दब जाए, जैसे देख रहे हैं समतल था ये नीचे दब जाए। ठीक है ना, तो नीचे धंस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग भाई? रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे समतल है ये नीचे धंस गया तो रिफ्ट वैली कहलाएगा। ठीक है, इन पर्वतों का शीर्ष समतल होता है क्योंकि ये समतल भूभाग बिना किसी वलन के ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत में फ्रांस का वासजेस पर्वत, विंध्याचल का सतपुड़ा पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज प्रमुख हैं। जो भ्रंश घाटी है वो कहाँ कहाँ भाई? फ्रांस के वासजेस पर्वत या वासजेस पर्वत, विंध्याचल का जो सतपुड़ा पर्वत है ये है। ठीक है ना, भारत में पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज ये क्या है भाई? प्रमुख है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भ्रंश घाटियों में राइन नदी की घाटी, भ्रंश घाटियों में राइन नदी की घाटी भ्रंश घाटी है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो अफ्रीका कई भागों में, एशिया से देखिए विक्टोरिया झील, नील नदी निकली हुई इसे लेते हुए ये बहुत बड़ी घाटी है। भारत की नर्मदा और ताप्ती घाटी क्या है? ये भ्रंश घाटी है। इनकी जो स्थिति होती है वह हम देख लेते हैं। जैसे समतल भाग है, ये नीचे किसी कारण दब गया। ठीक है, तो ये भाग ऊपर उठा तो पर्वत बन गया। दूसरी स्थिति समतल है। ठीक है, इसके ये भाग ऊपर उठ गए तो पर्वत बन गया। ठीक है, अब ये दोनों भाग समतल हैं, बीच वाला भाग सब सही है और ऊपर वाला भाग ही क्या हो गया? उठ गया। और बीच वाला भाग सही है और नीचे वाला दोनों भाग दब गया। तो क्या होता है भाई? इस चार प्रकार के प्रक्रिया से भ्रंश होते हैं, जो भ्रंश वाले पर्वत होते हैं। तो भ्रंश वाले पर्वत कौन कौन है भाई? फ्रांस के वासजेस, भारत का विंध्याचल का सतपुड़ा, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज। और नदी की बात किया जाए तो भारत में भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा और ताप्ती घाटी बहती हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकले पदार्थों के जमाव से होता है। जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है ना, अब इसके जो भी पदार्थ होंगे, ठीक है ना, इसके निकलने से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी के निकलने मतलब मैग्मा लावा से निर्मित होता है। जब ज्वालामुखी क्रिया में निकला लावा अम्लीय होता है एवं उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो वह गाढ़ा होता है एवं गाढ़ा होने के कारण ही वह ज्वालामुखी ग्रीवा के पास जमा होकर पर्वत का रूप ले लेता है। गाढ़ा होने के कारण वह दूर तक नहीं फैल पाता और पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण की बात किया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर
फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, बर्मा का पोपा, इटली का विशुवियस, चिली का अकांकागुआ तथा इक्वेडर का कोटापैक्सी और हवाई द्वीप का मोनालोआ ये प्रमुख तापीय लावा से निर्मित पर्वत हैं। ठीक है, आइए हम लोग अवशिष्ट की बात करते हैं। अवशिष्ट पर्वत, इसका निर्माण अपरदन के कारण होता है। जैसे कोई पर्वत बन गया है तो अपरदन हो गया है। जब अपरदन के कारण पुराने स्थल खंडों के भग्नावशेष शेष बच जाते हैं तो वह अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। जैसे भारत में अरावली, जी हाँ, सतपुड़ा, विंध्यन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, यूरोप का यूराल, अमेरिका का मेनाक, और ये सभी क्या है भाई, विशिष्ट पर्वत हैं। ठीक है ना, अवशिष्ट पर्वत हैं। फिर पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया जाए, जिससे पर्वतों में कुछ एक विशेष प्रकार की घटना हुई है। पहला कैम्ब्रिज घटना हुई है। तो कैम्ब्रिज युग की घटना के पूर्व की बात करें तो 40 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। कैलेडोनियन हलचल भी हुआ है तो 32 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। हर्सिनियन हलचल भी हुआ है तो 27 करोड़ वर्ष। और अल्पाइन, अर्थात इनके हलचल भी हुए हैं और ये हलचल भी हुए हैं, युग भी माने गए हैं। तो आइए हम लोग कैम्ब्रियन की बात करते हैं। कैम्ब्रियन युग के पूर्व आज से लगभग 40 करोड़ की बात, ठीक है ना, 40 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घटित हुई पर्वत निर्माणकारी घटना को प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन हलचलों के नाम से जाना जाता है। इस युग में निर्मित पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं भाई? अरावली, हर्सियन, ध्यान दीजिएगा भाई, इसे चर्चियन या प्री कैम्ब्रियन, इसलिए कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। चर्नियन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई? चर्नियन कहते हैं। इसमें कौन कौन सी घटना होती है भाई? अरावली, जो भारत और विश्व की, जो अरावली है ये विश्व की ही पुरानी पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। धारवाड़, युगिन वलित चट्टानों, ठीक है, छोटा नागपुर, ठीक है, कोडप्पा समूह चट्टाने, स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेवियाई इत्यादि पर्वत है। स्कैंडिनेवियाई में आप देख रहे होंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैलिडोनियन की, ठीक है। कैलिडोनियन या इसी के परमियन कहते हैं, ठीक है ना, परमियन युग, ठीक है। इस युग के पर्वतों का निर्माण आज से लगभग 32 करोड़ मतलब 320 मिलियन वर्ष पूर्व पैलियोजोइक कल्प के अंदर संपन्न हुआ है। इस हलचल के परिणाम स्वरूप अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, यूरोप में स्कॉटलैंड, आयरलैंड के पर्वत, ब्राजील के पर्वत, एशिया में बैकाल झील के समीप पर्वतों का निर्माण हुआ है। वर्तमान समय में ये पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं हर्सियन युग के पर्वत। वर्तमान से लगभग 27 करोड़ वर्ष या 270 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण तथा परमियन युग में तीसरी पर्वत निर्माणकारी हलचल का आविर्भाव हुआ। इस हलचल के परिणाम स्वरूप यूरोप में अधिकांश पर्वत ब्लॉक पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। इसके मुख्य उदाहरण कौन कौन है? पेनाइन पर्वत, वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, बोहेमिया, स्पेन का मेसेटा पठारी क्षेत्र और तिएन शान, पूर्वी कॉर्डिलेरा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि ये पर्वत भी वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में पाए जाते हैं। अगला है अल्पाइन युग की पर्वत। अल्पाइन युग हर्सियन पर्वत निर्माणकारी हलचल के बाद सर्वाधिक आर्याचिन हलचल टर्सरी युग में लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व एवं प्रारंभ हुई, जिसे अल्पाइन
हलचल के नाम से जाना जाता है। इस युग में वर्तमान समय में विश्व के सर्वोच्च एवं सबसे नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ। इस हलचल के परिणाम स्वरूप विश्व में नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे आल्प्स पर्वत, रॉकिड पर्वत, एंडीज पर्वत, एल्बोर्ज पर्वत, जैग्रोस पर्वत, कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत, कराकोरम, आर्कानियोमा पर्वत। ये सभी पर्वत कौन है भाई? अल्पाइन युग की पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है ना। तो आइए हम सभी लोग अब जानते हैं पर्वत के विभिन्न रूप। ठीक है, पर्वत के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं भाई? पर्वत कटक हैं, जिसे माउंटेन रेंज कहते हैं। ठीक है, लंबे, सकरे एवं ऊंचे पर्वत को पर्वत कटक कहते हैं। पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। माउंटेन रेंज पर्वतों एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जिसमें एक ही समय और एक ही प्रक्रिया द्वारा कई कटक, शिखर, घाटियां सम्मिलित होते हैं। इनका फैलाव एक सीधी सकरी पट्टी में एक रेखा के रूप में होता है। जैसे हिमालय पर्वत की कई श्रेणियां हैं भाई, ट्रांस है, बृहद है, ठीक है, लघु है या मध्य है, शिवालिंक है। ठीक है ना। अब इसी के अंतर्गत देखा जाए तो काराकोरम है, पीर पंजाल है, कैलाश है, ठीक है, लद्दाख है। ठीक है। पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। माउंटेन रेंज, ठीक है ना। जब विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं सकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहा जाता है। जैसे अपलेशियन पर्वत, ठीक है, यूएसए का। पर्वत प्रणाली की बात करें तो माउंटेन सिस्टम एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत प्रणाली या पर्वत तंत्र कहते हैं। पर्वत वर्ग की बात किया जाए तो माउंटेन ग्रुप, जब किसी प्रदेश की कटक एवं तथा श्रेणियां पर्वतमाला की तरह विस्तृत होती हैं, परंतु माला की तरह एक ही सीध में लंबी रेखा के में विस्तृत न होकर असमान रूप में फैलती हैं, इन्हें पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वत समूह की बात किया जाए तो पर्वत वर्गों या पर्वत प्रणालियों का समूह पर्वत समूह कहलाता है। इसमें विभिन्न युगों में भिन्न प्रकार के निर्मित पर्वत श्रेणी, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं। उदाहरण की बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कॉर्डिलेरा, ये विभिन्न प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। तो हम सभी लोगों ने ये जाना है कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। जो प्लेट विवर्तनिकी और भूसन्नत, दो सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन किया और उसके बाद भी हम लोगों ने ये जाना है कि कौन कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं और किस प्रकार किस युग में हुआ है और पर्वत के विभिन्न कौन कौन से रूप हैं। तो आई होप, मुझे आशा और विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसमें भी कोई समस्या है आपको तो आप अवश्य ही कमेंट करके बताएं। यदि आप नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना न भूलें। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।